यार रिसेंटली ना मैंने एक कमेंट पढ़ा, हमारे एक दो दिन पहले वीडियो के अंदर आया था, और वो भाई ने ना बहुत ही ज्यादा प्यारी बात लिखी थी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। उसके पीछे काफी ज्यादा लोग इधर उधर बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे को ना इंटरेस्टिंग बात इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई कॉम्पैक्ट फोन जब भी मैं लेता हूँ ना तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो ना एक फ्लैगशिप फोन हो, क्योंकि जो बार फोन, जो बड़े फोन होते हैं वो नॉर्मली हमारे को 10-15 हजार की रेंज में मिल जाते हैं, बट जो कॉम्पैक्ट फोन होते हैं वो ज्यादातर आपको फ्लैगशिप लेवल में मिलते हैं और उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। ये कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि यार आज भी ऐसे लोग हैं जिनको भाई कॉम्पैक्ट फोन्स पसंद आते हैं, तो ये चीज काफी सही है। ये सेम चीज ब्रांड्स को भी पता है। अब यहाँ पर जब ब्रांड्स की बात आती है तो दो ऐसे फोन है सेम ही ब्रांड की तरफ से, एक है सैमसंग का गैलेक्सी S24 और एक है गैलेक्सी S24 FE। ये दोनों ही फोन इस टाइम पर फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहे हैं। जो हमारा S24 FE ये 30,000 रुपए का मिल रहा है भाई आप लोगों को विदाउट एनी डिस्काउंट। अगर आप लोग डिस्काउंट लगाते हो उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। और वहीं पे S24 ये आपको 40,000 रुपए का मिल रहा है, इसके ऊपर भी विदाउट डिस्काउंट आप लोगों को इतने रेट पे मिल जाएगा। अगर आप लोग डिस्काउंट लगाओगे तो ये और सस्ता हो जाएगा। और सच बता रहा हूं मैं, ये दोनों ही प्राइस देख के मैं खुद शॉक हो गया, क्योंकि मैंने ना एक थोड़े टाइम पहले प्रेडिक्शन करी थी जब S24 FE इतना सस्ता नहीं होता, ये फोन 30,000 रुपए का आएगा, और ये फोन भाई उतने का ही आया है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, देख के अच्छा लगा, क्योंकि ये फोन 60,000 का लॉन्च किया था सैमसंग ने, तो मान लो इसकी वैल्यू पूरी आधी हो गई है एक साल के अंदर। लेकिन अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप लोग फोन्स को देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए, क्या 10,000 रुपए ज्यादा देके ये जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट है S24 का, ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, या फिर एक्सिनोस ले लोगे तो आपका लंबे समय तक काम चल जाएगा, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड देखो, मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना, तो भाई के 8 लाख जल्दी करवा दो यार प्लीज। स्टार्टिंग मैंने आपको पता ही है प्राइसिंग से कर दी है ना। अभी इस टाइम पर सच में अगर आप लोग लेने का प्लान बना रहे हो ना, स्पेसिफिकली सैमसंग का फोन, तो भाई राइट टाइम है, जाके ले लो, क्योंकि इसके बाद ना ऐसे ऑफर्स आएंगे नहीं, तो इसलिए भाई बहुत ही प्यारा टाइम है। खैर स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कंपैरिजन से कि भाई फोन्स में क्या फर्क है, 10,000 रुपए देना वर्थ इट है नहीं। तो देखो यार, दोनों के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बिल्ड देखने को मिल जाती है। अब एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है, वो है बैक ग्लास। दोनों में तो ग्लास आता है, लेकिन जो S24 का ग्लास है ये ना सैटिन या फिर तो मैट फिनिश के साथ आता है, जिससे कि फिंगरप्रिंट्स हो गए, ये सब चीज हो गई, इसके ऊपर इतनी इजीली नहीं दिखती। जबकि वहीं पे S24 FE का जो ग्लास है ये ग्लॉसी वाला है। अब इसके ऊपर फिंगरप्रिंट भी ज्यादा दिखते हैं, लेकिन ये जो है अपनी प्रेफरेंस है आप लोगों की, शायद कि कौन सा आपको ग्लास ज्यादा पसंद आएगा। मैं सच बताऊं, मेरे को दोनों ही अपनी अपनी जगह लगते हैं। मेरे को ग्लॉसी भी पसंद है, मेरे को मैट भी पसंद है, मैं इसमें क्या ही बोलूं। बाय द वे दोनों ही फोन की डिजाइन लैंग्वेज इतनी ज्यादा सिमिलर है कि आपको लेफ्ट साइड में ही कैमरा लाइन मिल जाता है विद सिमिलर हमारे पैटर्न। अगर आप देखोगे दूर से लगेगा ही नहीं कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों के अंदर आपको सेम सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। कलर्स की बात करें तो दोनों में आपको थोड़ा सा फर्क मिल जाता है। S24 के कलर्स थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े प्रीमियम लगते हैं। वहीं पे S24 FE के अंदर आपको थोड़े सटल एंड थोड़े ब्लूइश ऐसे टोन मिल जाता है, तो पता चल जाता है ये भी S24 FE है। दोनों फोन के अंदर आपको सेम जगह पे ही ना बटन्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, बट मुझे पर्सनली जो S24 के बटन है वो ज्यादा बेटर लगे हैं, थोड़े ज्यादा स्टर्डी लगते हैं, पता नहीं क्यों। उनकी जो फीलिंग है ना टच करने के बाद वो ज्यादा बेटर आती है, लेकिन प्लेसमेंट दोनों की सिमिलर जगह में। ऊपर की साइड में आप देखोगे तो हमारे को सिम ट्रे मिल जाती है सैमसंग S24 में। S24 में वहां पे सिम ट्रे नहीं है। लेफ्ट साइड के अंदर आप देखोगे तो दोनों ही फोन के अंदर बिल्कुल प्लेन है, जो कि काफी ज्यादा सही है, सपाट बना रखा है। और नीचे साइड में हमारे को S24 के अंदर सिम ट्रे मिलती है, जबकि S24 FE के अंदर आपको नॉर्मल स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और टाइप सी पोर्ट मिलता है। अब इन सभी की स्पेसिफिकेशन देखो आगे चल के आपको बताता रहूंगा कि क्या है। बात करेंगे प्रोटेक्शन की, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको पीछे की साइड में डिफरेंट ग्लास मिल जाता है। S24 FE के अंदर हमारे को विक्टस प्लस मिलता है बैक में, और वहीं पे सैमसंग S24 के अंदर हमारे को विक्टस 2 देखने मिलता है बैक में। दोनों के अंदर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, और एल्यूमिनियम फ्रेम लगभग सिमिलर सा, लेकिन हल्की सी फिनिश थोड़ी डिफरेंट है। अभी साइड बाय साइड जब आप लोग देखो जब इतना ज्यादा नोटिस होगा, बट अदरवाइज इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। बट जो सबसे ज्यादा फर्क आप लोगों को दिखेगा वो है दोनों ही फोन्स के वेट के अंदर, और वो ऑब्वियस है क्योंकि भाई S24 थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे 167 ग्राम का हमारा S24, वहीं पे S24 FE हमारा 213 ग्राम का। तो भाई ये काफी ज्यादा भारी भरकम डिवाइस है, एंड ये ना दिखने में लगता भी कि थोड़ा ज्यादा ही रगेड बड़ा सा स्मार्टफोन है। अभी जो नया S25 FE है उसको थोड़ा इन्होंने टोन डाउन कर दिया है। अच्छा हाँ, बेजल्स की जो बात रही मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि उसके बाद ना काफी लोग डिसाइड करेंगे कौन सा फोन उनको लेना और कौन सा नहीं लेना। मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है कि मैं थोड़ा डिस्प्ले पगलू हूं। खैर बात करें अगर भाई दोनों ही फोन की स्लिमनेस की, तो यहाँ पे S24 जो है वो 7.6 mm थिक है, वहीं पे हमारा S24 FE जो है वो 8 mm थिक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बताया था ना भारी भरकम है, यहाँ पे भाई ये मोटा भी है थोड़ा सा S24 FE। बाय द वे अगर आप दोनों फोन की डिस्प्ले की तरफ आते हैं तो यहाँ पे दोनों फोन के अंदर आपको कंपैरिजन के अंदर जो प्रोटेक्शन है थोड़ी डिफरेंट मिल जाती है। S24 देता है Gorilla Glass Victus 2 की, वहीं पे S24 FE में आते हैं Gorilla Glass Victus Plus, तो ये थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो ग्लास इज ग्लास, मैं आपको बोलता हूं हमेशा से कि देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना फोन किस तरीके से यूज करते हो। कोई सा भी ग्लास ले लो, कोई सी भी चीज ले लो, अगर भाई वो गिरी गलत सरफेस के ऊपर गलत टाइम पे और आपकी किस्मत अगर खराब हुई तो वो टूटेगी ही टूटेगी। मैं लिटरली बता रहा हूं, एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फोन ऐसे हाइट से छोड़ा था और वहां पे कोई भाई सीन ही नहीं था कि वो फोन टूट जाएगा, लेकिन वो फोन इतना गलत टूटा था कि मैं खुद शॉक हो गया था। तो ये भाई डिपेंड करता
करता है आप लोगों के साथ, तो इसलिए रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि भाई इनके साथ कवर और एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखो, थोड़ा सेफ रहो। अब प्रोटेक्शन के साथ ही जो 2-3 चीजें और बताया था, तो दोनों फोन के अंदर आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, दोनों ही लगभग सेम 1.5 मीटर के पानी में 30 मिनट्स तक रह सकते हैं, तो वो सिमिलर ही है सैमसंग में, वो आपको पता है स्टैंडर्ड सभी फोन में देता है। क्या डिस्प्ले की तरफ मैं आ ही गया, तो भाई ब्राइटनेस एंड ओवरऑल क्वालिटी की बात करनी जरूरी है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट पैनल मिलता है। ये जो हमारा भारी भरकम महारथी है, इसमें 6.7 इंच का बहुत ही प्यारा डायनेमिक एमोलेड 2x 120 का पैनल मिलता है, जो कि ऑब्वियसली HDR10+ सपोर्टेड है एंड बहुत ही प्यारा पैनल है, नो डाउट आपको मजा आएगा यूज करने में। जबकि बात रही अगर S24 की, इसमें 6.2 इंच का डायनेमिक LTPO एमोलेड 2x पैनल मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज का अगेन, एंड इसके अंदर भी आपको भाई HDR10+ की सपोर्टिंग मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस में आपको थोड़ा सा फर्क मिल जाएगा, जो S24 है 2600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस हमारे को दे सकता है, वहीं पे हमारा जो S24 FE है ये 1900 निट्स तक की हमारे को पीक ब्राइटनेस देता है। अभी पीक ब्राइटनेस कितनी ज्यादा कारगर होती है, देखो साइड बाय साइड जब आप लोग इन दोनों फोन्स को मैक्सिमम ब्राइटनेस पे कर दो, मैं आप लोगों ने अभी इन रियल कैमरा पे दिखाता हूँ, तो देखो दोनों फोन की मैंने मैक्सिमम ब्राइटनेस कर दी है। सच बताऊं तो आप लोगों ने इतना ज्यादा फर्क इनमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है 1500 निट के बाद एक स्टैंडर्ड है 1500 निट, उसके बाद ना हर डिस्प्ले बहुत ब्राइट हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो ब्राइटनेस कितनी जल्दी ड्रॉप करती है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लोग देखो बता तो देते हैं आप लोगों की तरफ कि भाई इतना बड़ा नंबर है, ये 2000 निट्स की डिस्प्ले है, बट एक्चुअली भाई जब वो कंसिस्टेंटली 2000 निट्स पे चलती है तो भाई फोन गर्म होता है, और थ्रॉटलिंग से बचने के लिए वो जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस उसको नीचे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वो इन वाले फोन्स के अंदर कितना होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अगर बात करें भाई पीक कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस की, तो देखो दोनों फोन डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। सैमसंग के पैनल से आपको पता है विविड कलर्स मिल जाते हैं, ब्राइटनेस अच्छी मिल जाती है, और मैंने दोनों फोन के अंदर जब 4K HDR कंटेंट प्ले करा तो मजा आ रहा था। लेकिन एक चीज जो देख के ना मेरे दिमाग में और बार-बार आंखों में खटकती है, वो है भाई बेजल साइज। हमारे को S24 FE के अंदर जो बेजल्स मिलती है एज कंपेयर टू S24 वो बहुत ज्यादा है। इवन जो चिन अगर आप लोग देखो कितनी ज्यादा बढ़िया एज कंपेयर टू S24, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम आपको फीचर नहीं लगेगा, और ये दिखा देता है कि हाँ भाई ये फोन थोड़ा वो नहीं है जो होना चाहिए, मतलब फ्लैगशिप लेवल का नहीं है। तो इसी वजह से S24 यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप देखो तो वो फ्लैगशिप वाली चीज दे रहा है, क्योंकि डिस्प्ले जो इसकी एज टू एज है एंड जो हमारे ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो ज्यादा है S24 में। अच्छा PWM डिमिंग ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं लोग कमेंट सेक्शन में कि भाई किसकी क्या है, एक बार बता दिया करो, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को रहता है। तो यहाँ पे अगर S24 की बात करें तो अराउंड 480 हर्ट्ज के हमारे को PWM डिमिंग दे देती है, जबकि S24 FE के अंदर मुझको लगा था नहीं होगी, बट मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, मेरे को पता चला कि इसके अंदर भी भाई PWM डिमिंग आती है, जो कि 240 हर्ट्ज पे चलती है, वो भी हाई ब्राइटनेस मोड के अंदर जब आप लोग करोगे। तो स्टैंडर्ड है ये जो नॉर्मल आजकल सैमसंग दे रहा है, लेकिन S24 के अंदर थोड़ी बेटर वाली डाली गई है, तो ये हल्का सा फर्क है। लेकिन भाई इनके जो चाइनीज काउंटर पार्ट है ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल PWM डिमिंग देते हैं, मतलब देख के हालत ही खराब हो जाए किसी भी बंदे की, भाई कितना क्रेजी काम कर रहे हैं। अच्छा नेटफ्लिक्स है ना, दोनों फोन के अंदर HDR10 कैपेबिलिटीज आपको मिल जाती है, तो अगर आपके पास है भाई महंगा वाला नेटफ्लिक्स, तो आप लोग दोनों फोन के अंदर बढ़िया तरीके से देख पाओगे। हाँ ये चीज नो डाउट मैं मानूंगा कि जो हमारा S24 है उसकी स्क्रीन साइज कम है, तो आपको थोड़ा सा घुस के देखना पड़ेगा, फोन को अपनी आंखों के पास रखना पड़ेगा, जो रिकमेंडेड नहीं होता है। जबकि S24 FE को थोड़ा दूर रख के देख सकते हो, डिस्प्ले बढ़िया, आपको डिटेल्स एंड वो सब चीजें समझ आ जाएंगी। एंड HDR मेरे को लगता है प्लेबैक दोनों फोन का बढ़िया था। अच्छा इसी बात से मेरे को याद आती है स्टीरियो स्पीकर की, तो दोनों फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, लेकिन आवाज में हल्का सा फर्क है। और पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा दोनों फोन के स्पीकर के साथ वो ये था कि दोनों लाउड है, लेकिन काइंड ऑफ जो ज्यादा क्लियरर साउंड है वो हमारा S24 निकालता है। इवन तो उसके अंदर बॉडी छोटी और बेस भी हल्का था, उसके अंदर ज्यादा मुझे फील हुआ, और क्लियरर स्पीकर भी लगे। तो स्पीकर सेम नहीं है दोनों ही फोन के, तो जो लोग कह रहे थे शायद ये गलत है उस चीज के अंदर, दोनों फोन के स्पीकर अलग है। अच्छा हाँ एक चीज और बता दूं, जो डिस्प्ले की कैलिब्रेशन है, मैं डिस्प्ले बताना भूल गया था, जस्ट मेरे रियलाइज हुआ ये चीज, ये हल्का सा ना फर्क इस चीज का है कि जो S24 FE की डिस्प्ले है वो थोड़ी ज्यादा हल्की सैचुरेटेड मुझे लगती है, और S24 की ज्यादा कलर एक्यूरेट लगती है, जो कि एक्चुअली होनी चाहिए। तो ये अब पता नहीं मैं बहुत ज्यादा नेट पिक कर रहा हूं और पता नहीं अंदर ज्यादा घुस रहा हूं, आपको ज्यादा डिटेल बता रहा हूं, शायद आप लोगों को ना सुननी हो, लेकिन मेरे को फील हुआ तो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूं अपने थॉट्स। और मैं ना बार बार जब इन वाले फोन्स के भाई रेट देखता हूं फ्लिपकार्ट में, सीरियसली बता रहा हूं, मेरा ना खुद बार बार ऐसे शॉक में जा रहा हूं कि भाई कितने सस्ते मिल रहे हैं। अच्छा अगर आप लोग ये वाले फोन्स लेने तो मैंने दोनों ही फोन्स को यहाँ पे टैग कर रखा है, आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से ना इन वाले फोन्स को खरीद सकते हो, आपको सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे ये वाले फोन्स मिलेंगे, बस थोड़ी सी चैनल की हेल्प हो जाती है और भाई की हेल्प हो जाएगी और तगड़े कंटेंट बनाने में। ऑलराइट अब हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाले हैं, जो कि है दोनों फोन की परफॉर्मेंसेस। अब यार ये जो है ना एक सबसे बड़ा टारगेटेड सेगमेंट इसलिए क्योंकि भाई इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो जो S24 है वो नॉर्मल वेरिएंट हमारे को फ्लिपकार्ट की सेल में नहीं मिल रहा, जो एक्सिनोस वाला था। ये है भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला वेरिएंट, जिसके ऊपर भाई हजारों क्वेश्चन उठ चुके हैं कि भाई किस तरीके का प्रोसेसर है, क्या अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इवन दो थोड़ा पुराना है, लेकिन क्या ये आज के टाइम पर कारगर है। अब भाई एक दिन मैंने बोल दिया थोड़ा पुराना तो लोग भाई ऑफेंड हो गए, एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रहा था भाई ये पुराना है, इसका मतलब ये था कि अभी के टाइम पे थोड़ा पुराना है, थोड़ा टाइम पहले आया था, तो ये थोड़ा यार समझो
समझा करो भाई के ऐसे भावनाओं को, क्योंकि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। खैर आप लोगों ने ऐसा नहीं बोला, एक भाई थे जिन्होंने बोल दिया था, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आप अगर दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस की बात अगर मैं करता हूँ तो देखो 8 Gen 3 जो है, अगर इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ इस Samsung S24 FE के Exynos 2400E से, तो आपको थोड़ा सा देखो फर्क मिलेगा, और वो फर्क जायज होना बनता है। एक तरफ स्नैपड्रैगन थोड़ा आर्किटेक्चर बेटर लगते हैं मुझे कुछ सिनेरियोज में। वैसे दोनों ही प्रोसेसर जो है 4nm पे बेस्ड है, तो एफिशिएंसी काइंड ऑफ सिमिलर है, दोनों का प्रोसेस एंड फैब्रिकेशन सिमिलर ही आएगी। लेकिन जब हमने दोनों फोन के अंदर एंटी रन करा तो यहाँ पे फर्क आ गया। तो हमारा जो S24 FE था ये 15 मिलियन का एंटी स्कोर निकाल रहा था इन हैवी लोड, वहीं पे S24 ने छोटे होने के बावजूद यहाँ पे 20 लाख का एंटी स्कोर दिया है। तो हाँ भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, देखो ये फोन है। लेकिन मैं यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस को ना और ज्यादा इन डेप्थ टेस्ट करना था। तो मैंने यहाँ पे Geekbench रन करा, दोनों फोन के अंदर परफॉर्मेंस उसमें फर्क आया। अगेन सिंगल कोर स्कोर जो था S24 FE का वो 1762 था एज कंपेयर टू 2139 ऑन Samsung S24, जिसके अंदर की स्नैपड्रैगन वेरिएंट आता है। और साथ ही मल्टी कोर स्कोर में भी आप लोग देखते हो हल्का सा फर्क है, लेकिन सिंगल कोर की परफॉर्मेंस यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे S24 की बेटर निकल रही है। अब इसके बाद हमने भाई एक और हेवी टेस्ट करा, जो कि था 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट। अब इसके अंदर जो था स्टेबिलिटी हमारे दोनों फोन के अंदर अलग मिली। S24 FE की जो स्टेबिलिटी थी वो 47.7% की थी, वहीं पे S24 की स्टेबिलिटी अराउंड 40% आ रही थी। अब ये फर्क इसलिए था क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं जो S24 है वो थर्मल थ्रॉटल कर जाता है, छोटा है तो जल्दी से हीट डिसिपेट नहीं कर पाता, जिस वजह से हल्का सा आपको हीट के अंदर इशू लग जाएगा, जिससे कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन कर देता है। लेकिन अगर आप लोग स्कोर्स के ऊपर ध्यान दोगे तो S24 के जो स्कोर्स हैं, लोएस्ट लूप स्कोर जो आप देखोगे वो 7168 का एज कंपेयर टू 6443 ऑन S24 FE, तो वो ज्यादा ही है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको ज्यादा ही मिलेगी इस स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले वेरिएंट से। लेकिन भाई हम लोग यहाँ तक नहीं रुकते, हम लोग और एक्सट्रीम चलेगा। हमने वीडियो एडिटिंग में काइनमास्टर खोला, काइनमास्टर के अंदर 1 मिनट की 4K 60 FPS क्लिप को हमने जब रेंडर आउट करा तो हम लोग को यहाँ पे फर्क पता चला कि S24 है वो थोड़ा जल्दी उसको रेंडर करा था, बट यहाँ पे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं था। लेकिन अब देखो ये जो चीज है ना, ये कितने सस्टेन करेगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखो अभी जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन दोनों फोन के अंदर आएंगे उसके बाद पता चलेगा आने वाले 2-4 साल के बाद ये कितना सस्टेन कर सकते हैं अपने प्रोसेसर के साथ। क्योंकि देखो 7-7 साल के अपडेट्स तो दे रहा है सैमसंग, बट प्रोसेसर क्या वो हैंडल कर पाएगा एक्सिनोस, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एक टाइम पे नहीं होती भाई एक्सिनोस की बस की ये सब करना। बट अब देखते हैं आगे चले क्या होता है। बाय द वे, अगर आप लोग भाई थोड़े से गेमर बंदे हो तो गेमर की बात कर लेते हो तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और दोनों के अंदर आपको 120 FPS BGMI के अंदर देखने को मिल जाता है। BGMI के अंदर स्टेबिलिटी के साथ दोनों फोन खेल देते हैं, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा थर्मल का इशू लगा S24 FE के अंदर। इसके अंदर कहीं ना कहीं वो हल्का सा लैग फील हो गया, जबकि S24 नॉर्मल वेरिएंट में मेरे को कहीं पर भी वो लैग्स फील नहीं हुआ जब मैं गेम खेल रहा था। तो ये हल्का सा फर्क है। नो डाउट आपको भाई डिस्प्ले छोटी मिलती है S24 के अंदर, बट आपको गेमिंग एक्सपीरियंस हल्का सा बेटर मिल जाएगा इस वाले फोन के अंदर। लॉन्ग लास्टिंग गेमिंग अगर आपको नहीं है तो S24 थोड़ा सा स्टेबल परफॉर्मेंस देगा। डेली लाइफ के अंदर ना हम लोग बहुत से काम करते हैं, उन डेली लाइफ के अंदर हमारी ना एक चीज के ऊपर निगाह बिल्कुल नहीं जाती, और वो है भाई हमारी स्टोरेज टाइप एंड स्पीड्स, क्योंकि भाई उसके ऊपर ना आपके आने वाले टाइम की पूरी परफॉर्मेंस टिकी हुई है। क्योंकि मान लो आपके फोन के अंदर आपको कुछ डाउनलोड करना है, आपको मान लो अपने फोन में गैलरी में जाने के बाद सारी फोटोज को एक साथ मतलब सिलेक्ट करना है, कहीं कॉपी पेस्ट करना है, या फिर आपको पुरानी कोई फोटो लोड करनी है, उसमें जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना उतना ही ज्यादा सरदर्द भी आपको होगा। तो इधर भाई स्टोरेज टाइप का जो सीन है वो बिल्कुल सिमिलर सा है, क्योंकि दोनों के अंदर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। अब ये इसलिए वियर्ड है क्योंकि भाई यहाँ पे S24 का अगर आप लोग हायर वेरिएंट लेते हो जैसे कि 512 GB वाला, तो उसमें UFS 4.0 मिलती है, बट इनके लोअर वेरिएंट्स में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। इस फोन के अंदर मेरे को भी एक्सपेक्टेड UFS 4.0 ही था, बट इन्होंने 3.1 देके थोड़ा सा मेरे को निराश किया। एंड इसी वजह से जो दोनों फोन की स्पीड टेस्ट है वो सिमिलर से आते हैं, एक में 70,000 का आ रहा है, एक में 66,000 का आ रहा है। ये ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को दोनों फोन के अंदर स्टोरेज स्पीड्स के अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। और मान लो आज से 3 साल 4 साल बाद जब हम इन फोन को चला रहे होंगे, एज सैमसंग कहना, क्योंकि सैमसंग इनमें 7 साल का अपडेट दे रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स आजकल लंबे समय का अपडेट दे रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कंज्यूमर लंबे समय तक फोन यूज करें, आगे चल के आप लोगों को थोड़ी स्पीड कम लग सकती है। और जहां तक रही बात रैम की, तो दोनों फोन के अंदर हमारे को LPDDR5X रैम मिल जाती है। एंड सच बताऊं तो दोनों फोन को ना काइंड ऑफ आपके तो रैम मैनेजमेंट भी सिमिलर ही है, और उसका मेन रीजन ये है कि दोनों फोन के अंदर सैमसंग का One UI चल रहा है, और One UI जो है काइंड ऑफ सिमिलर ही बिहेव करता है ज्यादातर फोन्स के ऊपर। तो जितनी बड़ी एप्लीकेशन हो गई उनको वो लाइक बंद कर देगा, और जितनी रीसेंट एप्लीकेशन हो गई, जितनी छोटी एप्लीकेशन को उनको खोल के रखेंगे, ताकि आप लोग मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओ। वैसे दोनों फोन के अंदर मैंने मल्टी विंडो एप्लीकेशन ओपन करके देखी, ताकि पता चल जाए भाई परफॉर्मेंस के अंदर कोई इशू तो नहीं है, दोनों फोन इजीली चला सकेंगे यहाँ पे मल्टी एप्लीकेशन एक साथ। अब सॉफ्टवेयर की मैंने बात की, तो सॉफ्टवेयर का आपको थोड़ी बहुत चीजें बताता हूं। देखो दोनों फोन के अंदर One UI 7 चल रहे हैं, दोनों फोन के अंदर आपको 7 साल के अपडेट्स मिल जाते हैं सैमसंग की तरफ से। ये बात तो पक्की है भाई कि अगर आप लोग इन दोनों फोन को लेते हो तो लंबे समय तक तो यूज कर सकते हो, कि 30,000 रुपए देके आप लोग इन फोन को 3 से लेकर 4 साल इजीली चला पाओगे और निकाल पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस तो देखो कहीं ना कहीं ये दे ही रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर से अगर बात करें तो दोनों फोन के अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाते हैं। सैमसंग पे का आपको दोनों फोन में सपोर्ट मिल जाता है, तो टैप एंड पे कर सकते हो आप लोग। साथ ही में गुड लॉक जैसे फीचर कस्टमाइजेशन के अंदर भी आप लोग इनके अंदर इस्तेमाल कर पाओगे। और ऊपर से अगर बात करें AI की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के टाइम पे, तो दोनों फोन के अंदर आपको जेनरेटिव एडिट मिल जाता है। और जब मैंने AI वाला पार्ट देखा तो भाई दोनों फोन के अंदर सिमिलर हमारे को AI सेटिंग मिल जाती है, दोनों के अंदर आपको इंटरप्रेटर मिल जाता है, कॉल असिस्ट मिल जाता है, राइटिंग असिस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है AI वाले पार्ट के अंदर भी। और जेनरेटिव एडिट देखो सबसे
सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से यूजफुल फीचर है इस टाइम पर, तो वो तो चल ही रहा है। बाकी दोनों फोन के अंदर आपको जेमिनी लाइव का इंटीग्रेशन मिल जाता है। अगर आप लोग प्रेस एंड होल्ड करते हो पावर बटन को तो आपको जेमिनी लाइव यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप लोग इनसे बात करके जो भी करना चाहो कर सकते हो। बाकी सर्कल टू सर्च ये सब चीजें नॉर्मल है, सभी फोन में आती है। अब देखो सॉफ्टवेयर की बात जो है सबके ऊपर अपने हिसाब से डिपेंड करती है कि उनको किसका ज्यादा पसंद आएगा। दोनों के अंदर ज्यादा ब्लोटवेयर भी नहीं आते, लाइक नॉर्मल एप्लीकेशन आती है, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी मैं ब्लोटवेयर एज सच मानता नहीं हूं। तो सॉफ्टवेयर का कुछ ये सीन है। एंड इसी के चलते मैं आपको दो चार चीज और बताना चाहूंगा दोनों फोन के अंदर। तो हैप्टिक फीडबैक जो है ना दोनों फोन का बहुत ज्यादा प्यारा है। मेरे को S24 का थोड़ा ज्यादा बेटर लगा जब हम लोग टाइप कर रहे थे, तो उसके जो हैप्टिक्स थे वो थोड़े ज्यादा स्टर्डी लग रहे थे एज कम्पेयर टू S24 FE। इसके थोड़े फीके हैं अच्छे वाले ही, मोटर अच्छी वाली है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम है, तो ये थोड़ा सा मेरे को फील हुआ। और साथ ही में एक और चीज, आपको दोनों ही फोन के अंदर देखो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिलता है, लेकिन जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है एंड जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो दोनों अलग है। मतलब कि आपको S24 के अंदर एक अल्ट्रासोनिक वाला मिलता है, जो कि आपके अगर हाथ गीले हैं कुछ भी है आपका फोन इजीली खुल जाएगा। इवन अगर मान लो आपकी डिस्प्ले बंद है तो भी अगर आप लोग प्रेस करोगे आपका फोन इजीली अनलॉक हो जाएगा। जबकि S24 FE के अंदर आपको एक ऑप्टिकल सेंसर मिलता है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल ही है, आपको पता ज्यादातर एंड्रॉइड फोन में यही आता है इस कैटेगरी के अंदर। तो 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आप लोग दे रहे हो 40,000 वाला सीन के अंदर, ये S24 आपको ज्यादा बेटर वो चीजें दे रहा है। अब इतनी सारी हम लोगों ने बात कर ली है इतने सारे फीचर्स के ऊपर, तो अब बात करेंगे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि कैमरास। क्या 10,000 रुपए में जो S24 के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा देंगे हमारे को बेटर कैमरा मिलता है? तो देखो स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो दोनों फोन के अंदर आपको एक डिफरेंट सेटअप मिल जाता है। FE के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम दे सकता है, और 12 मेगापिक्सल का हमारे को अल्ट्रा वाइड मिलता है जो कि 13 mm अल्ट्रा वाइड वाली फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है। वहीं पे S24 के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का अगेन एक नॉर्मल वाइड कैमरा मिलता है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है जो कि अगेन 3x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, और 12 मेगापिक्सल के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जो कि अगेन 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू दे सकता है। तो अगर आप देखोगे तो सेंसर बिल्कुल भी सेम नहीं है, यहाँ पे फर्क आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्ट्रा वाइड के अंदर डिफरेंट सेंसर यूज करेगा क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू डिफरेंट है। एंड उसी के चलते एक और चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे वो ये है कि यहाँ पे जो क्वालिटी है दोनों फोन की फोटो की उसमें भी फर्क आता है। तो हमने भाई डायरेक्टली यहाँ पे ना सबसे पहले स्टार्ट किया लो लाइट से, क्योंकि सबसे ज्यादा फोन जो होते हैं लो लाइट के अंदर स्ट्रगल करते हैं, और सैमसंग जो है लो लाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग है। और मैं देखना चाहता है दो स्ट्रॉन्ग भारती कितना अच्छा है लो लाइट के अंदर। तो हमने साइड बाय साइड कुछ फोटोज क्लिक करी जो कि स्ट्रीट लाइट्स के अंदर थी। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी, जो ओवरऑल हमारा सैमसंग S24 FE था उसके जो फोटोज आ रही थी उसके स्किन भाई बिल्कुल खराब हो जाती है, ऐसा लग रहा था भाई किस तरीके की फोटो है। जबकि S24 के अंदर जो फोटोज थी हमारे को थोड़ी बेटर मिल रही थी, एंड उसके अंदर जो कलर थे वो भी ज्यादा बेटर निकल कर आ रहे थे। लेकिन एक चीज आप लोगों को माननी पड़ेगी कि दोनों ही फोन जो है ना नाइट मोड के अंदर बहुत ज्यादा शार्पनेस ऐड कर रहे हैं स्किन के अंदर। मतलब अगर आप देखोगे साइड बाय साइड कुछ ज्यादा ही शार्पनेस ऐड कर दी है, तो ये नहीं होना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर आप फोटोज की बात करो तो मेरे को डायरेक्टली इस टाइम पर S24 के कलर ज्यादा बेटर लगे हैं। उसके अंदर आप पीछे का अगर कलर देखोगे, जो सेपरेशन देखोगे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की, अगर हम लोग पोर्ट्रेट मोड्स की बात करें तो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू S24 FE। अब जैसे कि यही फोटो देख लो, इसके अंदर जो था मैं नॉर्मली साइडवेज देख रहा था, और अगर आप देखोगे तो जो स्किन है हमारी S24 FE के अंदर वो बहुत ज्यादा अजीब हो गई है, बिल्कुल प्लास्टिक की, और ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया स्किन के ऊपर। जबकि S24 के अंदर थोड़ी सी मेंटेन करने की उसने स्किन को कोशिश करी है। एंड ये सभी फोटोज के अंदर मैंने देखा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट यहाँ पे भाई 10,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा फर्क आ रहा है उसके अंदर ज्यादा बेटर हमारे को S24 ही लगा है। इसी के चलते भाई मैंने दोनों ही फोन से ना फिर बाद में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा, रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैं देखना चाहता कि भाई एक्चुअली और कितना बड़ा फर्क आ सकता है दोनों ही फोन के अंदर। जब वीडियो रिकॉर्डिंग करी तो 4K 60 fps कुछ क्लिप ये देखो। एंड दोनों ही फोन्स के बैक कैमरा सैंपल्स हैं, लगभग सिमिलर सी क्वालिटी है, आपको दिख जाएगा। मेरे हिसाब से जो है कहीं कहीं जगहों पे S24 यहाँ पे फ्लेयर देखो ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पे फ्लेयर देखो ज़्यादा कर रहा है, वहीं पे S24 FE के अंदर फ्लेयर नहीं है। बट जो क्वालिटी है मेरे को S24 की ज़्यादा बेटर लग रही है। अगर फोकसिंग भी देखो, अगर ओवरऑल कलर्स भी देखो, वो S24 के अंदर ज़्यादा बेटर आ रहे हैं। जो कलर्स का यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है देखो। फील्ड ऑफ व्यू भी लगभग मेरे को सिमिलर लग रहा है, लेकिन हल्का सा सैमसंग S24 में ज्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है। बाय द वे फ्रंट के अंदर इन दोनों फोन के अंदर डिफरेंट सेंसर मिल जाते हैं। S24 FE के अंदर आपको 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो 26 mm वाइड है, वहीं पे हमारा S24 12 मेगापिक्सल का सेंसर देता है जो कि अगेन 26 mm वाइड है। जो वाइडनेस वो दोनों फोन में सिमिलर है। सो ये दोनों ही फोन का भाई 4K 60 fps सैंपल है हमारे स्टूडियो के अंदर। इस टाइम पर लाइट जो है थोड़ी डिफरेंट है, वार्म लाइट हो गई हर जगह पे। एंड ये देखो बैकग्राउंड में जो वॉल है ब्लू हो गई, तो क्वालिटी का आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से जो S24 है वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे क्वालिटी निकाल के दे रहा, अगर आप पीछे देखोगे तो लाइट्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, तो किस तरह क्वालिटी आएगी। मैं चलता जा रहा हूँ अगेन, यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो गए। यहाँ पे आपको लाइट का अंदाज़ हो जाएगा। मैं थोड़ी सी डार्क एरिया में जा रहा हूँ इधर की साइड में, यहाँ पर भी आपको अंदाज़ हो जाएगा किस तरीके की लाइट है, कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर आप लोग भाई इनसे वीडियो शूट करते हो तो मेरे हिसाब से भाई S24 ज़्यादा बेटर वीडियो निकाल लेता है। S24 FE की वीडियो थोड़ी सी अलग आ रही है। बाकी फील्ड ऑफ व्यू लगभग दोनों ही फोन्स के अंदर सिमिलर सा है। मगर एक चीज़ है जो मैं सेल्फीज की बात करना चाहूँगा वो ये था कि दोनों ही फोन्स की सेल्फीज के अंदर मेरे को थोड़ा बेटर S24 FE लगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है, शायद मेरी स्किन टोन के हिसाब से हो। बट S24 जो था नॉर्मल वाला ये मेजेंटा स्किन टोन दे रहा था, जबकि S24 FE मेरे को एक्चुअली थोड़ी नियर लाइफ वाली सेल्फी दे रहा था। तो ये थोड़ा सा मुझे फर्क लगा इन दोनों फोन की सेल्फी के अंदर। अब इसी के चलते भाई देखो कैमरा हमने पूरा रैप अप कर दिया। आपको समझ आ गया कि जो 10,000 रुपए आप दे रहे हो उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो भाई S24 के अंदर बेटर है। आपको बेटर डिस्प्ले मिल रही है, यहाँ पे बेटर ओवरऑल कैमरास मिल रहे हैं, यहाँ पे बेटर हमारे को परफॉर्मेंस मिल रही
रही है, साथ ही बेटर स्पीकर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नो डाउट भाई जो 10,000 हम लोग दे रहे हैं वो एक्चुअली वर्थ इट है इस वाले फोन के लिए। बट अभी रुक जाओ, बैटरी सबसे बड़ा पार्ट है मुझे लगता है जो आप लोगों के दिमाग में होगा, क्योंकि बैटरी के ऊपर सबसे ज्यादा लोग पागल थे भाई क्या फर्क आएगा सच में दोनों ही फोन में और कैसा चल रहा है भाई। चलो 40,000 रुपए में S24 बता ही दो ये चीज। तो बैटरी को भी हमने अच्छे से टेस्ट कर लिया, बट उससे पहले आपको बता दूं दोनों फोन के अंदर ना टाइप सी का जो पोर्ट है 3.2 वाला है, जो कि आपको बढ़िया वाली डिस्प्ले पोर्ट की कनेक्टिविटी भी दे देता है, जिससे कि आप लोग भाई इजीली डेटा ट्रांसफर करवाओगे काफी ज्यादा स्पीड्स में। और इसी वजह से दोनों ही फोन के अंदर आपको सैमसंग डेक्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो डेक्स काफी यूजफुल फीचर है, मैंने देखा है जो लोग यूजुअली ऐसे कॉर्पोरेट में ज्यादा होते हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर है। फाइनली मैं आ चुका हूं भाई बैटरी वाले पार्ट के ऊपर, क्योंकि बैटरी मुझे पता है आपके दिमाग में सबसे ज्यादा खलबली मचा रही है कि भाई क्या सीन है। तो देखो ऑब्वियसली बात है कि आपको S24 के अंदर छोटी बैटरी मिलती है जो कि 4000 mAh की है, एज कम्पेयर टू S24 FE की 4700 mAh की बैटरी। चार्जिंग स्पीड्स की अगर बात करें तो हमारे को S24 FE के अंदर 25 वाट का वायर चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, साथ में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। वहीं पे जो S24 है इसके अंदर आपको 25 वाट की वायर चार्जिंग हो गई, 15 वाट की वायरलेस हो गई और सेम 4.5 वाट्स की आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। अब ओवरऑल बैटरी को देख के मुझे ऐसा लगा था पर्सनली कि यार शायद सैमसंग S24 बहुत ही नीचे रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। S24 और S24 FE का जब मैंने SOT देखा इतने सारे काम करने के बाद डायरेक्टली अगर आप देखोगे मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा, तो लास्ट चार्ज से अराउंड हमारे को जो ओवरऑल स्क्रीन ऑन टाइम दिया है वो 2 घंटे 52 मिनट का हो गया है S24 के अंदर, और S24 FE के अंदर 3 घंटे 13 मिनट का है। दोनों फोन काफी अच्छी बैटरी दे रहे हैं इस टाइम तक, तो मतलब डिसेंट बोलूंगा, अच्छी तो क्या ही है, आजकल 7,000 mAh वाले फोन आ गए हैं। तो अभी जो S24 FE के अंदर बैटरी लेफ्ट है वो है 49%, ठीक है, ये 49% बैटरी है इसके अंदर, और इसने हमारे को जो SOT दिया है वो है 3 घंटे 13 मिनट का। और S24 के अंदर देखो तो 54% बैटरी इस टाइम पर लेफ्ट और 2 घंटे 52 मिनट का इसने SOT दिया, तो मतलब हाफ बैटरी भी मौजूद है। और जबकि हमने इसके अंदर काफी हैवी टास्क करा, आप देखोगे 3D मार्क, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने इस वाले फोन के अंदर करी है। तो मान के चलो नॉर्मल यूजेज के अंदर आपको 5.5 से 6 घंटे के आसपास SOT S24 निकाल के दे देगा, और वहीं पे S24 FE हमारे को 6 साढ़े 6 घंटे का SOT निकाल के दे देगा। दोनों ही फोन की बैटरी ज्यादा नहीं है, अगर आपको ज्यादा बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तो आप लोग इन दोनों फोन को स्किप कर सकते हो। चाइनीज काउंटर पार्ट्स हो गए iQOO, Vivo, Xiaomi, Oppo में बेटर आपको बैटरीज मिल जाती हैं, बट सैमसंग आपको पता है उतनी बैटरी अच्छी नहीं दे पाता इन कैटेगरीज में। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि भाई एक्चुअली में क्या 10,000 रुपए देना वर्थ इट है? तो देखो यार, अगर मैं अपनी जगह होता और मैं एक फोन ले रहा होता और मैं थोड़ा सा टेकी हूं तो मैं शायद 10,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर लेता। मेरे को फर्क नहीं पड़ता शायद साइज में, क्योंकि मेरे को छोटे फोन में बढ़िया लगते हैं। आपको पता होगा X200 FE अभी थोड़े टाइम पे लाया था, मेरे को अच्छा लगा था फोन, क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट फील एंड वाइब देता है। अब बड़े फोन कितने यूज कर लोगे, एक होता है ना कि यार चलो अब यूज कर लिया बड़ा, थोड़ा छोटा यूज करके देखते हैं, तो इसलिए S24 मैं ले लेता नो डाउट। बट अगर आप लोग भाई देखो एक स्ट्रिक्ट बजट पे हो, आपको सैमसंग का एक रिलायबिलिटी चाहिए क्योंकि इसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन, तो आपको S24 FE लेना चाहिए, क्योंकि 30,000 रुपए में इससे बेटर डील नहीं आएगी। और सच होता है S24 की डील नहीं आएगी 40,000 रुपए वाली, वो भी बेस्ट है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉम्पैक्ट चाहिए या फिर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए, आपको किस में ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको किस में ज्यादा बड़ी बैटरी चाहिए। अगर आप सोच लोगे ना तो दो ही डिफरेंस है जो कि मेजरली आपको लगेंगे, अदरवाइज बाकी दोनों ही फोन बहुत हद तक सिमिलर ही हैं। बाकी आप लोग यार एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप लोग इन दोनों ही फोन में से कौन सा चूज करोगे। एंड मेरे हिसाब से मैं तो भाई 40,000 रुपए देके S24 निकाल लूंगा। तो बस यार यही थी हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे सुनता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।